प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों आपने लगातार कमेंट किया था कि सर हमें सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दीजिए जो कि 19 तारीख की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं लगातार पिछले 10 वर्षों में जितने सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए ना उनका संग्रह लेकर आया हूं आपके सामने। तो क्लास को पूरा देखिएगा, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपको टॉपर बनना ना बेटा तो आज की क्लास को आपको देखना होगा, और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो आज की क्लास को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न से उसका जो डर होगा ना वो समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। तो देखिए पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है 2013 से लेकर 2023 तक के। तो साथियों आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। साथियों यहां पर देखिए कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। देखिए यहां पर कितनी बार पूछा गया, 2011, 17, 19, 23 लगातार 4 बार पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न जो है ना एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या होगा, कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप या तारापुर? तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। हमें पता है ना, आप दीपक सर से पढ़े हैं तो हमें पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका तारापुर। तारापुर पड़ता कहां पर है? तो महाराष्ट्र में पड़ता। तारापुर है कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आपके लिए ये ऑप्शन तो सही हो गया, किंतु आपको पता है ना कि अगर एक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, मैं चारों को बताता हूं आपको। तो अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया प्रश्न कि कल्पक्कम पड़ता कहां पर है, कल्पक्कम कहां है, तो क्या बताओगे? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद यहां नरौरा कहां है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या बताओगे आप? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध है बेटा, अगर यह प्रश्न पूछेगा तो ये कहां पर है? तो यह है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो देखिए आपके लिए पहले प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तारापुर। अगला प्रश्न क्या है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधन कारखाना के लिए, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो बेटा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, तेल शोधन कारखाना हेतु, है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके हमें उत्तर बता देना कि जो मुंबई है ना, मुंबई किस बंदरगाह पर बसा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं देखता हूं मेरे किस बच्चे को आता है, बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न क्या है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा है तो जल्दी से बता देंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। किंतु अगर आपसे पूछ लिया ना कि बंगाल विभाजन के बारे में अगर कुछ पॉइंट पूछ लिया तो बंगाल विभाजन के बारे में तो कैसे बताएंगे आप? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था ये 1905 में। इस समय इसके 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे बताइए जल्दी आप लोग। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अच्छा देखिए यहां पर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल को 2 टुकड़े कर दिए गए। तो इसके बाद में जो बंगाली लोग थे ना, इन्होंने काफी विद्रोह किया, विरोध किया। उसके बाद 1906 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1906 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या? अंग्रेजी सामान का विरोध हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 1906 आ गया ना, 1905, 1906 और 1907 भी बता रहा हूं मैं आपको। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन बेटा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि 1905 हो गया, 6 हो गया, तो 7 भी याद रखो, है ना। तो 7 में क्या हुआ था? कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन, गरम दल और नरम दल में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और बंगाल का विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। और इसके समय बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये सभी प्रश्नों को आपको बेटा याद करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। देखिए 2019 और 2021 में लगातार पूछा गया है योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950।
तो देखिए योजना आयोग के बारे में ना कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए बच्चों। योजना आयोग के बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए पॉइंट? तो देखिए सबसे पहले तो पूछता है कि गठन कब हुआ था इसका, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये कैसा संगठन है? संगठन कैसा है? तो ये असंवैधानिक है। कैसा है? असंवैधानिक है, मतलब इसको संविधान में कहीं मान्यता नहीं दी गई है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसके योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे पूछेगा प्रथम योजना आयोग का, पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला योजना आयोग का अध्यक्ष, तो पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो योजना आयोग के पहले प्रधानमंत्री थे आपके कौन से? तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा योजना आयोग के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए। योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया है। तो इतने प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। आपका ऑप्शन 1 जो होगा ना, ऑप्शन पहला, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है हमारा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10, 20 या फिर 15? तो बच्चों आप बताइए इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब पूछा गया था इसके पहले? देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किए ना, सब कभी ना कभी पूछे गए हैं। यहाँ पर जगह का यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है बेटा, बहुत मेहनत किया गया है। एक एक प्रश्न जो है ना आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। तो कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है हमें? 10 किलोग्राम की। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्न में से लौह अयस्क का एक प्रकार है, मतलब लोहे का कौन सा एक प्रकार होगा? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट। तो देखिए बिटुमिनस किसका प्रकार होता है? कोयले का एक प्रकार होता है, कोयले का प्रकार होता है। एंथ्रेसाइट भी क्या होता है? कोयले का एक प्रकार होता है। और हेमेटाइट क्या होता है? लोहे का प्रकार होता है। क्या? लोहे का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 सही होगा, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग ना अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो बच्चों तो एक बार लाइक भी करो और अच्छा अच्छा कमेंट भी किया करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसे प्रश्नों की जरूरत है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सब्जेक्टिव या कुछ भी आपको लगता है मुझे इतिहास नहीं याद होता, तो आप प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है बेटा? तो क्या पाया जाता है आपका? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो आपको पता है ना कि घड़ियाल सिर्फ कहाँ पाया जाता है? आपके भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बेटा 2021 और 2023 का प्रश्न है ये। दामोदर घाटी, भाखड़ा नंगल, रिहंद और सोन। तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये बिहार की आपके प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना। अगर आपसे पूछेगा ना दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, तो दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? तो पंजाब, और पंजाब की है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। तो विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। उसके बाद रिहंद कौन सी है? देखिए साथियों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में है, झारखंड में है। रिहंद घाटी जो है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आपका ये चौथा 8वें प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने? 2015, 16, 18। प्यारे साथियों देखिए कितनी बार लगातार परीक्षा में पूछा गया ना। ऐसे ही प्रश्नों को जो लगातार पूछे जाते हैं ना, सिर्फ उसी को तैयार करिए, देखिएगा आपके प्रश्न में ना पूरी की तरह परीक्षा में मिलेगा, परीक्षा में आपको मिलेगा ही। तो देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? 13, 17, 18, 23। प्यारे साथियों, कितनी बार लगातार परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्नों का तो संग्रह है इसमें। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो ना, तो क्लास को लाइक भी करो दमदार तरीके से, क्योंकि प्यारे साथियों आपको ना हमारा लक्ष्य जो है ना टॉपर बनाने का है, इतना याद रखिए। तो देखिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है ना, वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। उसके बाद सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है आपका पीट होता है। तो आपके लिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। तो भारत में पाया जाने वाला, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? टैक्सोल क्या है बच्चों? टैक्सोल क्या है? तो टैक्सोल की दवा जो होती है, टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर टीबी के लिए। तो क्या हो जाएगा? कैंसर के लिए। टैक्सोल का प्रयोग किसमें करते हैं? कैंसर के लिए। मलेरिया के लिए किसके प्रयोग करते हैं? सिनकोना की छाल का। किसके लिए? सिनकोना की छाल। सिनकोना की छाल, है ना। मलेरिया में कौन सी दवा? कुनैन का प्रयोग होता है ना, कुनैन। कुनैन, जो कुनैन दवा होती है बेटा ना, कुनैन दवा जो होती है ना, वो किससे पाया जाता है? मलेरिया का इलाज किया जाता है कुनैन की दवा से। और पाया किससे जाता है? सिनकोना की छाल से। ये दोनों प्रश्न ना परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध 2017, 18 और 23 लगातार देखिए कितनी बार पूछा गया बच्चों। ऐसे प्रश्न ही आपकी परीक्षा में सिर फोड़ते हैं। लेकिन आप हमारे बच्चे हो, विद्याकुल के बच्चे हो ना, तो आप लोगों से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है संसाधन के विदोहन से। किससे? संसाधन के विदोहन, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन की जगह कहा जाता था। 2022, 2023 लगातार 2 बार पूछा है। और क्या पता नहीं कितनी बार पूछा बच्चों, इसके पहले 2013 और 17 में भी पूछा गया था। तो कोलोन का मतलब होता ना, फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। और बच्चों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ना, इसको जरूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि ना जब आप मेरे बच्चों बताते हो ना कि इतने प्रश्न हमारे सही हो गए, तो एकदम मजा आ जाती है और हम भी एकदम जोश से भर जाते हैं। तो साथियों आपके लिए ना आज की क्लास कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अगला है इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो देखिए, तो आपको पता है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कानपुर को। क्योंकि मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है? मैनचेस्टर है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर जो है ना, सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो कानपुर का शहर जो है ना, ये भी सूती वस्त्र के लिए ही विख्यात है, सूती वस्त्र के लिए। तो याद रखिएगा, कानपुर को ना उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बेटा, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है कहां का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? 2017, 14, 23। यानी कि देखिए यह प्रश्न ना तो छपने वाला है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एकदम छपने वाला प्रश्न है। वाराणसी, कपूरथला, पैगंबुर या जमालपुर? तो आपके अपने बिहार का ही है। ये क्या है? जमालपुर। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहां पड़ता है? ये रेल वर्कशॉप कहां पड़ता है? आपके अपने बिहार में। जिया हो बिहार के लाला, कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो जमालपुर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कपूरथला कहां पड़ता है? कपूरथला कहां पड़ता है? पंजाब में है। वाराणसी आप जानते हो उत्तर प्रदेश में है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, जानते हैं ना, जानते हैं, आप टॉपर हैं बेटा, इसलिए हमें पता है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहां मिलती है? 2018, 19, 2022 लगातार 3 बार पूछा गया है। छपने वाला प्रश्न है बच्चों। क्या हो जाएगा इसने? लेह से जो सड़क निकलती है ना, लेह से मनाली तक की जो सड़क है साथियों, ये क्या है आपकी? भारत की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? तो आपसे अगर पूछेगा ना कि भारत का
सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 है। NH7 है तो फिर NH7 वाराणसी से जाता कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु। तो आपके सामने अगर दे दिया ना कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तो वो भी सही है, और वाराणसी से कन्याकुमारी ये भी सही है। ठीक है, तो और आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH7 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर बना है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, क्योंकि इसके पहले 2019 में पूछा था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक है? तो इलाहाबाद से कहां तक जाता है? तो उड़ीसा के कहां तक? जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइए इलाहाबाद के कहां तक। तो देखिए NH1 जो होता है ना, किस नदी पर है? गंगा नदी पर। कहां पर? गंगा नदी पर है। ठीक है, कहां पर है? गंगा नदी पर। इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। कहां पर? इलाहाबाद से हल्दिया। वेरी गुड बेटा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके लिए? ए सही हो जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, उसके बाद इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो बेटा इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा, अगला है मारमुगांव पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ है? तो देखिए आपको पता है ना कि मारमुगांव मतलब गोवा। कहां पर है? गोवा, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किंतु अगर आपसे पूछ लिया ना कि यहां पर बताइए कि आंध्र प्रदेश में कौन सा पत्तन है, तो क्या बताओगे आप? आंध्र प्रदेश में कौन सा पत्तन है? जल्दी से बताइए। विशाखापत्तनम। तो साथियों इसका ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। सबसे गहरा भी है और प्राकृतिक भी है, मतलब किसी ने इसको बनाया नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अगर आपसे पूछ लेगा साथियों कि नाहवा शोवा बंदरगाह कहाँ है? नाहवा शोवा कहिए, नाहवा शोवा, या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दोनों का एक ही नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? तो आपका बताएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ बताएंगे? महाराष्ट्र में बताएंगे। और ये महाराष्ट्र पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे? मुंबई में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा नाहवा शोवा कहिए चाहे जवाहरलाल नेहरू कहिए, बात एक ही है, मुंबई में यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। सबसे पहले समाचार मतलब भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट के जो संपादक थे ना, तो इनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। ये इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है, तो इस किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। तो आपसे पूछेगा ना कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? बंगाल गजट बताएंगे। भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा बताइएगा, संपादक पूछेगा तो जेम्स अगस्टस हिक्की बताइएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? अगर इसको नहीं आया तो फिर एक नंबर गया, हम बिहारी हैं, तो गुरुजी बिहार की राजधानी में तो है संजय गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आकृति बेटा 2013, 14, 17 लगातार पूछा है। आप अपने बिहार की आकृति के बारे में जरूर जानते रहिए। क्या है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार या फिर आयताकार? हो जाएगा ऑप्शन डी, आयताकार है। अगला प्रश्न है, अगला है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो साथियों ना आप लोग ना ऐसे करके ना आप लोग याद रखा करो कहाँ पड़ती है। अगर मान लीजिए कि ये पर्वतीय छायाकरण विधि हो तो देखिए, अगर मान लीजिए भारत है ना अपना, तो इधर से पड़ती है पर्वतीय छायाकरण की विधि। अब इधर क्या है, कैसे जानेंगे? तो ये उत्तर की दिशा है, ये
पूर्व व पश्चिम की दिशा है, तो ये छाया किधर से पड़ रही है? तो आप कहोगे गुरुजी उत्तर और पश्चिम से पड़ रही है, तो उत्तर और पश्चिम मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बस मैप से याद रखेंगे ना बच्चों, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था आपका बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? भारत के एकीकरण का श्रेय तो बताइए, या फिर भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को। अब आप कहेंगे गुरुजी सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, की महिलाओं के द्वारा। तो ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक? आपको पता है ना कि गैरीबाल्डी क्या थे? नाविक थे। साथियों इसको याद रखिएगा, 2014, 18, 21 लगातार 3 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की या फिर टर्की को। क्यों कहा जाता है यूरोप का मरीज? क्योंकि यूरोप के ना जितने भी सारे देश हैं वो काफी संपन्न हैं, काफी पैसे वाले हैं, वहां की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किंतु जो टर्की है ना, टर्की आज भी क्या है हमारा, बहुत पिछड़ा है यूरोप की दृष्टि से, इसीलिए यूरोप को क्या कहा जाता है? टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? मतलब यूरोप में आज जो विकास हुआ है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 2013 में पिछली बार भी पूछा गया था। अगला है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? साथियों अगर आपसे पूछ लिया ना कि भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के लिए 11, 17, 19, 20 देख रहे हैं कितनी बार पूछा है प्रश्न, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स मेटकॉफ। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया कि अगर चार्ल्स मेटकॉफ अगर पूछेगा समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, चार्ल्स मेटकॉफ को बताइएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी गुरुजी 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय स्थित है, देखिए अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 1935 में, किंतु आपसे पूछ लिया ना राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मतलब इसकी स्थापना कर दिया गया था तो इसका राष्ट्रीयकरण नहीं, मतलब सरकारी बैंक नहीं थी ये, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया है ना। 1949 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितना? 1949 में क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आपसे पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले जब स्टार्टिंग में तो ये कलकत्ता में था, किंतु वर्तमान में आप देखेंगे तो मुंबई में है। फिर आपसे पूछेगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। बेटा आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 2014 में पूछा गया था, 1904 इसका सही होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेटा एक चीज और, सहकारिता का मतलब होता क्या है, ये आपसे 2 नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। सहकारिता का अर्थ होता है आपस में मिलकर कार्य करने का अर्थ ही क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, 1 रुपए का नोट जारी किया था 2018, 19, 22, 23। देखिए लगातार पूछा गया ना, 2018 में, 19 में और 23 में पूछा गया है। कई बार आपको लगता है ना ऐसा कि ये कितना आसान प्रश्न दे दिया, हम तो लगा देंगे, यहीं पर गलती हो जाती है आपसे। बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कोई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं ना, ये प्रश्न पूछता है। तो किसके होते हैं? वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बेटा इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था बताइए? 17, 19, 20 लगातार 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। कब लगाया था? 1968 में। कब? 1968 में लगाया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1967, 68 में। ऐसे अगर ऑप्शन रहा ना, ये भी सही रहेगा। अगर इस तरीके से दे दिया
तो आप लोग का ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है दादा भाई नौरोजी के बारे में, आपसे प्रश्न पूछता है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बेटा किसे कहा जाता है? मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम क्या है ये भी पूछता है। तो देखिए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी पूछता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए का आय का अनुमान लगाया था? प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए बताया था दादा भाई नौरोजी ने? जल्दी बता दो बेटा, क्या हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग एकदम से तैयार कर लेना, छाप लेना दिमाग में, परीक्षा में छपेगा ना तो खोपड़ी में छेद कर देना। परीक्षा के एग्जामिनर भी कहेगा क्या मेरा लाल है कि 80 के 80 प्रश्न भी इसको आ रहे थे, किंतु बेटा आप लोग ना कसम खाना 40 से ज्यादा नहीं करना। 40 से ज्यादा करोगे तो नंबरिंग की गिनती नहीं होगी, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको 40 का 40 नंबर लाना है, इतना हमें यकीन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रगति प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो कई बार तो आपसे पूछता है ना, प्रति व्यक्ति आय को कहा क्या जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआई कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो किसकी अधिक है? तो जब आपका एग्जाम होता है ना तो आपके सिलेबस में ही दिया है श्रीलंका, तो श्रीलंका पे ही आप लोग टिक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर विलियम, किसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। तो पहले समाचार पत्र का नाम क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। प्यारे साथियों 2018 में पूछा गया प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछेगा देखिए कि भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक गन्ना। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश। क्या बताएंगे? हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश। किंतु आपसे पूछेगा ना दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि का मतलब होता है प्यारे साथियों सीढ़ी नुमा खेती। क्या? सीढ़ी नुमा खेती का मतलब होता है सोपानी कृषि। ये पर सीढ़ी बना दी जाती है, ये सीढ़ी नुमा खेती जो कहलाती है आपकी क्या कहलाती है? सोपानी कृषि कहलाती है। तो ये कहां पर होगी? जहां पर पहाड़ होंगे। पहाड़ कहां पर होंगे गुरुजी? गुरुजी पहाड़ होंगे आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 2015 में पूछा गया प्रश्न है बच्चा। क्या होगा? कोलकाता होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, चेन्नई होगा? क्या हो जाएगा? प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका चेन्नई होगा। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 17, 19, 20। देखिए तो कहां पर की गई है? बताइए कहां पर की गई है? स्थानीय पंचायती राज की संस्था। तो पंचायती राज को साथियों, अगर पंचायती राज से प्रश्न पूछेगा ना कि पंचायती राज से जब भी प्रश्न पूछे तो खोपड़ी में छेद कर देना इसकी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना सबसे पहले कहां लागू की गई? सबसे पहले कहां लागू की गई? तो आप क्या बताओगे? राजस्थान में। कहां पर? नागौर जिले में। कहां पर? नागौर जिले में। कब? 1959 में। कब? 1959 में। आप लोग इसको याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे ना बच्चों। ऐसे ही प्रश्नों का तोड़ निचोड़ आपको क्लास में मिल रहा है। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है ना बच्चों तो लाइक जरूर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो कि गुरुजी ऐसे ही पढ़ाया करिए, हमें मजा आ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा आप लोग चले जाते हो, भाग जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ना अभी से एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हमें ना ऐसे नॉर्मल नंबर लाके 60-70 नंबर लाके ना घर में चुपचाप नहीं बैठ जाना। टॉपर बनना
मानना है ना, तो सारी बातों को आपको याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग। और सबसे सस्ता मार्ग किसे कहा जाता है? सबसे सस्ता मार्ग क्या होता है? तो ये होता है आपका समुद्री मार्ग। सबसे महंगा क्या होता है? सबसे महंगा मार्ग होता है आपका वायु मार्ग। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यहां पर क्या पड़ जाएगा आपका? दिल्ली। क्या पड़ जाएगा? दिल्ली। उसके बाद क्या पड़ेगा? मुंबई। मुंबई। उसके बाद चेन्नई। चेन्नई के बाद कोलकाता। प्यारे साथियों, यही आपका क्या है? चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। तो क्या हो जाएगा इसमें? चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो देखिए पूना समझौता था क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं 1931 में। उसके एक वर्ष बाद 1932 में आते हैं पूना में। कहां? और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में मुलाकात होती है। कब होती है? 1932 में। ठीक है, तो 1932 के पैक्ट को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। इसी में क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा कि हमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहिए। तो किसमें कहा गया था? अनुच्छेद किसमें? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो बताइए कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? क्योंकि गांधी जी इस दिन भारत आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? 10 घंटे का आंदोलन कहां हुआ था बच्चों? 10 घंटे का आंदोलन कहां हुआ था? आपके इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? कपड़ों की बात कर रहा है ना, सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? पहली सूती मिल याद करेगा। सूती मिल कहां पर स्थापित की गई थी? और जूट की मिल, इन दोनों में ना कंफ्यूज ना होइएगा। सूती मिल और जूट मिल, सूती और जूट मिल। तो आज जूट जो सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, इसीलिए इसको बंगाल लगाएगा। और सूती मिल जो होता है, सूती कपड़े आज भी ना मुंबई से ही निर्यात किए जाते हैं। तो क्या उसको करोगे? मुंबई या फिर बंबई। बंबई। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2020 एवं 22 का प्रश्न है। तो इसे क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, तो क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड बोर्ड क्या होता है? नाबार्ड। इसकी स्थापना पूछता है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1982 में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1982। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप लोग नाबार्ड का फुल फॉर्म जल्दी ना कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। तो भारत का पहला, देखिए अगर आपसे पूछ लिया ना, पहला जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, पहला जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो यही था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों था? इसमें ना हिंदू और मुसलमानों ने पहली बार ऐसा हुआ था कि कभी हिंदू और मुस्लिम जो है ना किसी एक जो है आंदोलन में भाग लिए। किसमें? असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों क्या करते हैं? एक साथ हो गए थे। इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या कहा? पहला जन आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन। अगर आपसे पूछेगा ना कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? पहला सत्याग्रह, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप लोग को लगेगा कि कितना आसान है। तो ये क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। चंपारण, पहला सत्याग्रह चंपारण कब हुआ था? 1917 में। फिर आपसे पूछेगा ना कि गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? तो देखिए कहां पर हुआ था? खेड़ा में कब हुआ था? 1918। ये क्या कहा था ना? खेड़ा मजदूर मिल आंदोलन। ठीक है, मजदूर मिल आंदोलन, ये क्या था? खेड़ा 1918 में हुआ था। तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे ना, वहां पर प्लेग बोनस दिया जाता था। और वो बोनस क्या हुआ? जब प्लेग फैलना बंद हो गया तो जो मिल के मालिक थे ना, उन्होंने बोनस को भी बंद कर दिया। इसीलिए मजदूरों ने हड़ताल की और गांधी जी जाते हैं वहां पर, क्या करते हैं? शामिल होते हैं और पहली बार बिना भूखे
मतलब बिना कुछ खाए जो है ना हड़ताल करते हैं। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इन्होंने कहा किया था खेड़ा में। अब पहला जन आंदोलन इनका कौन सा था? असहयोग था। बेटा ये प्रश्न ना आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी बातों को कोई नहीं बताएगा, आप याद रख लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही ना तो लाइक करने में क्या जा रहा है बेटा, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कहलाती है आपकी कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। अगर आपसे पूछेगा बंगाल का शोक बताइए तो बंगाल का शोक क्या कहलाएगा? बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। तो बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न है किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? तो किसे? मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण। तो आपको पता है ना 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों भोपाल में फैक्ट्री में कौन सी? मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जिससे हजारों मजदूरों की मौत हो जाती है। कब हुआ था ये? 2 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? 2019-2020 का प्रश्न है। जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जाता है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है होचोमीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होचोमीन देखिए 2012, 15 और 21 का प्रश्न है साथियों का होचोमीन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। क्या? होचोमीन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और प्यारे साथियों और रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? तो किसकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। इसी से करके इन्होंने भारत में 200 वर्षों तक क्या किया था? राज किया था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल किसकी है? तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसकी है बेटा? कमेंट करके बता दो। मुझे पता है लेकिन नहीं बताऊंगा अप्रैल थीसिस किसकी रचना है, लेकिन आपको बता देता हूं, नहीं तो कहोगे गुरुजी आप बता नहीं रहे हैं। किसकी है? लेनिन की। समाजवादियों की बाइबिल मैंने आपको बताया किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाओं में व्यवस्था है। अगर आपसे पूछेगा ना कि भारत में कितने % का आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज में? भारत में है 33% का आरक्षण। किंतु पंचायती राज्यों में ना भारत में 33% का है, किंतु अगर आपसे बिहार में पूछेगा ना तो बिहार में कितने % का आरक्षण है बच्चों? तो 50% का आरक्षण है। कितने % का आरक्षण है? 50% का आरक्षण है। अगला प्रश्न क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? 13, 15, 18, 23। लो बेटा बता दो क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी कि सभी धर्म जो होंगे ना भारत में वो क्या होंगे? समान होंगे। किसी के साथ धर्म से किसी भी धर्म को लेकर क्या होगा? बढ़ाया नहीं जाएगा, किसी भी धर्म को बढ़ाया नहीं जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? 2014, 16, 18 का प्रश्न है। तो देखिए कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और उसके बाद सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब याद रखिएगा इसमें क्या आता है आपका? कृषि आता है, मछली पालन आता है, मछली पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन सब इसी में आता है। औद्योगिक में उद्योग जितने भी लगाए जाते हैं इसमें आते हैं। अगर जो सरकारी सेवाएं होती हैं बैंक वगैरह जो होती है वो सेवा क्षेत्र में जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बहुत आगे चढ़कर अभी हिस्सा ले रहा है भारत भी। अगला है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? 13, 14 का प्रश्न है। ढीली होती है। अगर जब आपके 4 पहिए जो है अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग दिशा में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? 2017 और 18 में पूछा गया है। मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? 15, 19, 23 का प्रश्न है बेटा बताओ जल्दी से किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया सर्वाधिक कहां से ले जाते थे?
सर्वाधिक बिहार के किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से। किसे? पश्चिमी बिहार के क्षेत्र से। ठीक है। अब पूरे भारत से कहां से लाए जाते थे? तो उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? 2009, 13, 17 का प्रश्न है। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट, सबसे घटिया है पेट, सबसे घटिया है पेट। अब भारत में पाया जाता है बिटुमिनस। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काला लोहा किसे कहते हैं बेटा? काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। 73% से अधिक इसमें क्या होता है? इसमें लोहा पाया जाता है। किसे? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या होते हैं? लोहे के प्रमुख दो प्रकार होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। गोवा में क्या होता है साथियों? उड़ीसा में क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या? बॉक्साइट होता है। झारखंड में कोयला, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपसे ना कोयला झारखंड तो ही है, आपसे पूछता है यूरेनियम झारखंड में कहाँ पाया जाता है बेटा? यूरेनियम झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? सिंहभूमि पे पाया जाता है। और उसके बाद बताइए कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है भारत में झारखंड में कहाँ पाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो उद्योग में ना लोहे को जननी माना जाता है। उद्योग की 2013 और 15 में पूछा गया था बच्चों प्रश्न। यह प्रश्न ना आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। किसे? लोहे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी उद्योग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां पर बिना लोहे की कोई भी उद्योग को लगाएं, कोई भी मशीनरी क्या बिना लोहे के बनती है? नहीं बनती बच्चों। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है कौन सा अधात्विक खनिज है? तो देखिए खनिज में ना जब भी आप बात करते हैं दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक। तो ये देखिए जब हम जहां पर क्या होता है जहां पर क्या होता है कि हमें अगर हम तोड़ फोड़ करना जहां पर हमें धातुएं प्राप्त होती हैं वे होते हैं धात्विक खनिज। जिनको तोड़ने से हमें धातुएं नहीं प्राप्त होती वो अधात्विक। धातुएं मतलब धात्विक खनिज चमकीले होते हैं, इनके गुण होते हैं कि ये चमकीले होते हैं। ठीक है। और भारी होते हैं क्योंकि इसमें धातु होती हैं। तो देखिए सोना, चांदी और टिन ये चमकते हैं। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक आपका क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है बेटा? तो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्या? गुजरात। मूंगफली। ठीक है। अगर आपसे पूछा ना कपास किसके द्वारा? महाराष्ट्र। बिहार में क्या? लीची। क्या? लीची। कर्नाटक में क्या होता है आपका? कर्नाटक में प्यारे साथियों आपका होता है क्या? कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है आपका जितने भी क्या होते हैं आपके, मतलब कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर होता है साथियों ना, इसे क्या कहा जाता है? आपका पूरे भारत का क्या कहा जाता है? हर्ट कहा जाता है। किस मामले में? यहाँ पर जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं सबसे ज्यादा कहाँ बनती हैं? वो बेंगलोर में बनती है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है सर्वाधिक? तो केरल में की जाती है। रबर की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? केरल में। सर्वाधिक रबर कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। गुजरात में क्या पाया जाता है? तो गुजरात में मूंगफली पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में क्या? आंध्र प्रदेश किसके मामले में आगे है? तंबाकू के। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है सिंदरी कहाँ स्थित है बेटा? सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन बी सही होगा। 2017-18-21 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? 2015 का प्रश्न है। काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजरी ने या फिर गैरिबाल्डी ने? तो बताइए किसने किया था लाल कुर्ती का? काबूर ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इन तीनों का तो है। बिस्मार्क का संबंध किसके है? जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण से है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इनका नहीं था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बेटा? किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है हमारा कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था साथियों? किसने किया था? सिंघानुक ने किया था। 2018, 19 और 22 में पूछा गया लगातार। देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को जरूर देखिए जो कि लगातार आपकी परीक्षा में ना
तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि होचो मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? होचो मिन का शाब्दिक अर्थ 2016, 18, 22 क्या होता है? होचो मिन मतलब पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब वो किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। 1913 में की थी। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है बेटा? अमेरिका में। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो क्या है अधात्विक खनिज का उदाहरण? क्या है आपका? अभ्रक होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताइए जल्दी से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है, बताया था ना। तो योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो राजस्थान से होती है। कब आया था ये? सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। कहां से शुरुआत हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध कहां से है? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष। तो जब 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 2012 से 17, तो याद रखिए तो 2012 के पहले मतलब 17 के पहले 2016 आ गया। तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 घटा दीजिए, तो 2011 से 16 क्या रहा होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा होगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है आपका? 7 से 12 सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा, 7 से 12 तक ना, 7 से 12 तक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से 2007 से 12 तक। देखिए 12 के बाद क्या हो जाएगा? 12 से क्या हो जाएगा? 12 5 17। ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, ऑप्शन डी। आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना बेटा कब लागू किया गया आपका? 1951 से 56। और किस पर आधारित था ये? कृषि पर आधारित था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश 2015, 17, 23 किसका है? भारत का है। ऑप्शन सी इसका आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेटा अगर आपको क्लास प्रश्न पसंद आ रहे हो ना तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्लास वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? y बराबर सी प्लस आई फार्मूले को किसने बताया था? 14, 15, 19, 22। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। किसने? प्रोफेसर केन्स ने बताया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मतलब लेन देन का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? 11, 17, 22 क्या होता है आपका? क्या होता है? मुद्रा होता है। आज के समय में मुद्रा ही सबसे बड़ा माध्यम हमारा विनिमय का है। अगला प्रश्न क्या होगा? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है बेटा? 15 और 17 का प्रश्न है। बताइए आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद क्या करता है? लोकतंत्र के मार्ग में आज भी सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। यही होता है बेटा, देखा ना मैंने जैसे वहां पर देखा था कि कहां से लागू किया गया? राजस्थान। फिर मैंने आपको बता दिया ईयर। फिर वही प्रश्न ऐसे ही आपको करोगे ना तो आपको देखेंगे कि हमें प्रश्न कितने ज्यादा याद होते हैं। कहां से? राजस्थान से। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? शिक्षा, भ्रमण, उर्वरक किससे? पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? किसने किया था? मेधा पाटेकर। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया ना तो आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था? मेधा पाटेकर के। ठीक है। फिर आपसे कुछ चिपको आंदोलन आ गया। क्या? चिपको आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन संबंधित था? सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये चालू कहां से किया गया था चिपको आंदोलन? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से। ठीक है बेटा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न होगा विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? 2015 का प्रश्न है लोकतंत्र को। लोकतंत्र तो आपका भारत में है। राजतंत्र कहां पर है? ब्रिटेन में है। सैन्य तंत्र कहां पर है? म्यांमार में। ये प्रश्न बेटा ना आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहां पर सैन्य तंत्र की स्थापना की गई है? तो म्यांमार में की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो बिहार में अपने क्या होती है? कृषि होती है। यही आपका क्या है? मुख्य अंग है। अगला प्रश्न है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के
पुनः प्रयोग न होने यानी संसाधन के विध्वंस से है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल वस्त्र किस कारण स्थापित हुई थी? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह तो थे ही, कपास भी उपस्थित थे, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है, पूंजी तो उपलब्ध थी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है बेटा? घड़ियाल जो होता है ना, वो केवल भारत में पाया जाता है। कहाँ पर? आपके इंडिया में। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? 14, 15, 19, 22 का प्रश्न है, किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम तो क्या था बेटा? 2013, 15, 18। देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। और आपको पता है ना कि पटना का जो है ना अजीमाबाद नाम किसने किया था? पटना का नाम जो है अजीमाबाद, ये भी पूछता है, पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? अजीमाबाद, तो बताइए जल्दी से किसने किया था, बताइए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अजीमाबाद उसने किया था जिसकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे, तो आप लोग को पता लग जाएगा। औरंगजेब, किसने? औरंगजेब। अजीमाबाद, देखिए पटना का नाम अजीमाबाद, क्या? अजीमाबाद किसने किया था? अजीमाबाद, औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? हिंदू धर्म सापेक्ष, बहुभाषी, धर्मनिरपेक्ष। तो साथियों क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो प्यारे साथियों, आज के दिन का ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ना आपको क्लास पसंद आई हो, अगर लग रहा हो कि परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है बेटा ना, तो क्लास को लाइक जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बहुत अच्छा कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर आज की क्लास कैसी रही, और आगे भी आपको अगर ऐसी कोई खास क्लासेस चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा बेटा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता को प्रणाम बोलिएगा। जय हिंद साथियों।